जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम 4 अप्रोचेस या जिसको मैं बोलूँ 4 एनालिसिस कवर करेंगे। हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस कवर किए थे, कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस स्टार्ट किए थे जिसमें हमने बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म पढ़ा था। अब कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस में ही कुछ तरीके के एनालिसिस आते हैं। तो हम 4 एनालिसिस मेन हैं जो पढ़ते हैं, वो हैं सबसे पहले सिस्टम अप्रोच या सिस्टम एनालिसिस डेविड ईस्टन वाला, देन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, देन उसके बाद हमारे पास आते हैं जिसमें कैपरल एलिमेंट और ये सब पढ़ते हैं, देन हमारा कम्युनिकेशन थ्योरी कार्ल ड्यूश की, या और फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास बचता है डिसीजन मेकिंग अप्रोच या डिसीजन मेकिंग एनालिसिस। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा नहीं है कि यूनिट 1 का पार्ट है, क्योंकि मैं आपको यूनिट वाइज नहीं करा रही हूँ, मैं आपको बुक वाइज करा रही हूँ बेसिकली। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको क्लैश करते हुए देखेंगे सारे यूनिट्स के साथ। ऑल्दो मैं बता दूंगी कि ये यूनिट में है, पर आपको यूनिट जान के करना भी क्या है। पेपर में यूनिट वाइज क्वेश्चन तो आते नहीं है ना, वो तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, कहीं पे भी कौन सा क्वेश्चन आपको डाल के दे देगा, तो हमें वैसे पढ़ना चाहिए। बस यही एक स्ट्रैटेजी रहेगी। प्लस इसके बाद हम पावर का कंसेप्ट करेंगे। ये यूनिट आज खत्म हो जाएगा, चैप्टर 4 ओपी का आज खत्म हो जाएगा, पावर का यूनिट करेंगे। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे ओपी कापा के कुछ टेबल्स बचेंगे वो, और फिर सीधा एंड्रयू हेविट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप कमेंट से ज़रूर से कर देना। ठीक है, व्यूज़ इतने नहीं आते हैं तो, लेकिन मैं फिर भी बना रही हूँ जो लोग देखते हैं उनके लिए एटलीस्ट। शेयर कर देना अगर कोई JRF की तैयारी कर रहा है, या फिर BA MA पॉलिटिकल साइंस या आपके जो जूनियर्स हैं उनको भी शेयर कर देना, ताकि वो अपने ग्रुप पे भेज सके। क्योंकि ओपी का तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं बच्चे कुछ आर्टिकल्स, राइट, तो उनका एक बेस क्लियर हो जाएगा। लेट्स बिगिन आज का PDF। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो मैं स्लो बोलूँ, तो उसके साथ थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, सबसे पहला अप्रोच है सिस्टम एनालिसिस। तो यहाँ पे कौन से सिस्टम की बात हो रही है? यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही है। अब सिस्टम होता क्या है? तो रॉबर्ट डॉल के अकॉर्डिंग सिस्टम का मतलब है जब कोई भी एलिमेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई फुटबॉल टीम हो सकता है, लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तब ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं एलिमेंट्स अलग अलग। ठीक है, तो वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिस्टम में एक बंदा तो होगा नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, या कुछ भी एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपका ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ वो नॉर्मल सिस्टम का एक डेफिनेशन। और तो यहाँ पे ये डेफिनेशन याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रॉबर्ट डॉल की जो बुक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये याद करना इंपॉर्टेंट है। MPA रॉबर्ट डॉल की बुक है, MPA रॉबर्ट डॉल। ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। अब यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो, अब पॉलिटिकल से हमने यहाँ पे पढ़ा सिस्टम क्या होता है, अब इसको इग्नोर मारो। ठीक है, ये मैंने ऐसे समझा दिया। अब हमें मेन यहाँ से पढ़ना है कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि बहुत ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिसमें एक ग्रुप गवर्नमेंट या उसके ऑर्गन्स, यानी कि गवर्नमेंट है। ठीक है, और गवर्नमेंट के अंदर जितने भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट की जो ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? फिर पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हम कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं? इसमें हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स की, जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम देख नहीं सकते। यहाँ पे लोगों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फंक्शंस की बात हो रही है, डिमांड्स की बात हो रही है, सप्लाई की बात हो रही है। तो ऐसे एलिमेंट्स, अब डिमांड को तो हम देख नहीं सकते, सप्लाई को देख नहीं सकते, फंक्शंस जो परफॉर्म हो रहे हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जब आप इन वर्ड्स को बोलते हो तो आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं बन के आती, राइट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे डिमांड, सप्लाई, फिर पॉलिसी बनाई गई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारे एलिमेंट्स जब इंटरैक्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाता है। ठीक है, अब मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो सबसे पहले था वो डेविड ईस्टन ने डेवलप किया था। इनकी इंपॉर्टेंट बुक PYQ एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, यहाँ पे बस हमको यहाँ तक बुक याद रखनी है, एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। आपको पता है सिस्टम अप्रोच डेविड ईस्टन के लिए फेमस है, तो अगर आपको कोई पॉलिटिकल सिस्टम जैसा वर्ड दिख रहा है बुक में, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिस्टम की बात डेविड ईस्टन ने की होगी, ऐसे याद रखना। अब ईस्टन ने पॉलिटिक्स को क्या बोला है? पॉलिटिक्स को उन्होंने अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज बोला है। जो मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं, और मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी, आई गेस 5th या 4th लेक्चर में ही बता दिया था। इन सबको हमने अलग अलग तोड़ के पढ़ा था, तो ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे दोबारा वेस्ट नहीं करेंगे। तो पॉलिटिक्स को उन्होंने क्या बोला? अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है,
एंड ये उन्होंने बोला कि ये क्लोज सर्किट नहीं है, ये एक सोशल प्रोसेस है। क्या पॉलिटिकल सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो पूरा सिस्टम है कि सोशल प्रोसेस है, ओपन सिस्टम है बेसिकली। ठीक है, ओपन सिस्टम कैसे है वो भी आपको बताऊंगी। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, एक ओपन सिस्टम है, सोशल प्रोसेस है। ये कुछ कीवर्ड्स आप याद रखते जाना या लिख लेना कहीं। एंड एलोकेशन ऑफ वैल्यूज में क्या होता है, एलोकेशन ऑफ वैल्यूज ज़रूरी इसलिए है क्योंकि डिमांड्स जो है वो सोसाइटी से आती है या हमारे इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट मतलब या पेड़ पौधे हैं, इन्वायरमेंट नहीं। इन्वायरमेंट मतलब हमारा आसपास का रहने का तरीका, आसपास की समाज, बेसिकली वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ से या सोसाइटी से जो डिमांड्स जनरेट होती हैं, ठीक है, और फिर जब वही डिमांड्स अथॉरिटेटिव बन जाती हैं बिकॉज इट गेट सपोर्ट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट मतलब जब हमारा आसपास का समाज, जो हमने डिमांड रखी, ठीक है, कि अब यहाँ पे हमारे सीवर में बहुत बदबू आ रही थी, ठीक है, तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मेरे साथ साथ बाकी सोसाइटी वालों को भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरी डिमांड थी कि भाई सीवर ठीक कराया जाए, बंद करवाया जाए इस पर, ठीक है, बहुत बदबू आ रही है और क्या बोलते हैं इंसेक्ट्स वगैरह बैठे हैं। तो जब सोसाइटी मुझे उस डिमांड के लिए, मेरे आसपास के लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे, तो ये वाला सपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो वो सपोर्ट आता है ना जब हमारी डिमांड के साथ सपोर्ट भी मिल जाता है, जो हम डिमांड कर रहे हैं उसके साथ दूसरे लोग भी सपोर्ट करने लग जाते हैं, तो बेसिकली वो डिमांड जो है अथॉरिटेटिव हो जाती है। मतलब एक हम अथॉरिटी स्टैब्लिश करते हैं ताकि जो सरकार है या जिससे हम डिमांड कर रहे हैं उस पर एक ज़्यादा प्रेशर पड़े। ठीक है, देन इन डेविड ईस्टन की टर्मिनोलॉजी में हम बात करें तो पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है उसमें एक तरफ से इनपुट आते हैं। ठीक है, इनपुट में हमारा डिमांड और सपोर्ट वाला सिस्टम होता है। ठीक है, देन इनपुट्स रिसीव करते हैं इन्वायरमेंट से। ठीक है, यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट है पूरा। ठीक है, ये पूरा इन्वायरमेंट है, यहाँ पे इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब आसपास की सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट, और डिमांड और सपोर्ट के फॉर्म में इनपुट आते हैं। देन आउटपुट किस फॉर्म में आता है, जब हम डिमांड करेंगे, ठीक है, तो वो डिमांड इस बॉक्स के अंदर जाएगी, जिसको हम ब्लैक बॉक्स मॉडल भी बोलते हैं डेविड ईस्टन का। और जब ये डिमांड इसके अंदर जाएगी, इसके बेसिस पे फिर पॉलिसी बनेगी, डिसीजन लिए जाएंगे। तो वो पॉलिसी और डिसीजन जो लिए जाएंगे वो हमारा क्या होगा, आउटपुट। ठीक है, फिर आउटपुट फ्लो बैक इनटू द एनवायरनमेंट थ्रू अ फीडबैक मैकेनिज्म। अब पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग हो गई। अब जिन्होंने डिमांड और सपोर्ट्स इनपुट दिए थे अपने, तो वो इस पॉलिसी और डिसीजन से खुश है कि नहीं, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। फिर ये फीडबैक देंगे कि हाँ आपने पॉलिसी बनाई, हमने इस चीज़ की डिमांड की थी, हमारी डिमांड पूरी हो गई, या लेकिन हमारी आधी डिमांड पूरी हुई है, आपने पॉलिसी सही से नहीं बनाई है, इसमें कुछ फ्लॉज है। तो वो उनको कैसे पता चलेगा, सरकार को वो फीडबैक के थ्रू ही पता चलेगा। फिर अब फीडबैक मिला तो फीडबैक के बाद फिर से सरकार नई पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाएगी और फिर से फ्रेश डिमांड जनरेट होगी उस फीडबैक के बेसिस पे, कि जो उस पॉलिसी की बेसिस पे फिर से फ्रेश डिमांड आएगी। यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा दिखा देती हूँ, बहुत गुच्चड़ मुच्चड़ हो गया। यही मैं बता रही थी, इन्वायरमेंट, यहाँ पे इनपुट डिमांड है, बीच में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम आ जाएगा, ब्लैक बॉक्स। यहाँ पे आपकी डिमांड्स को रखा जाएगा, सुना जाएगा, उन पे डिस्कशन होगी, डिबेट्स होगी, और बहुत बड़े प्रोसेस के बाद जाके एक आउटपुट निकलेगा, डिसीजन लिया जाएगा, पॉलिसी बनाई जाएगी। और फिर उसके बाद जब पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, फिर से फीडबैक जाएगा और फिर फीडबैक के बेसिस पे फिर से नई डिमांड जनरेट होगी और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको टेबल बताया ना, ये ब्रेन था सिस्टम अप्रोच में। हमेशा डिमांड सप्लाई वाला, इनपुट आउटपुट वाला टेबल याद रखना। और डिमांड्स क्या है, डेविड ईस्टन बोलता है डिमांड एक तरीके का रॉ मटेरियल है जिससे कि फिनिश्ड प्रोडक्ट बनते हैं, और फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा डिसीजन। सिंपल ऐसे इसको कंपेयर किया हुआ है डेली लाइफ के साथ। सपोर्ट्स क्या होता है, सपोर्ट एक एनर्जी की तरह काम करता है। ठीक है, कि आपने उस डिमांड को पूरा कराने के लिए कैसे उसको डिमांड को सपोर्ट किया, बेसिकली कैसे आपने क्या क्या एक्शंस लिए उस डिमांड को पूरा करवाने के लिए। आपने क्या किया, आपके पास डिमांड है, या आपने क्या पेपर लिखा, मतलब एप्लीकेशन डाली, सॉरी पेपर लिखा कह रही हूँ, या फिर प्रोटेस्ट किया, ठीक है, या फिर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास गए, या आप मिनिस्टर से मिले। तो ये जो सारा एक्शन आपने लिया उस डिमांड को पूरा करवाने के लिए, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए बेसिकली, तो वो आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, सपोर्ट सिस्टम। और उसी सपोर्ट में आपके सिर्फ ये तो आएगा ही एक्शन जो आपने लिए, ठीक है, उसके अलावा जो मैंने आपको सोसाइटी बताया था, जो उस आपके साथ लोग जुड़े, ठीक है, उनका भी सपोर्ट सिस्टम का वो पार्ट बने, तो वो भी इसका ही पार्ट होता है। ठीक है, दोनों। देन फिर जिस वजह से, तो एक सपोर्ट क्या हो गया, एक ऐसी तरीके की एनर्जी जिस वजह से आपकी जो डिमांड थी वो सुनी गई और वो डिमांड कन्वर्ट हो पाई पॉलिसीज में या डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लिया गया उस डिमांड पे या पॉलिसी बन पाई। ठीक है, तो वो किस चीज़ की वजह से, सपोर्ट। तो डिमांड अकेला कभी भी पॉलिसी मेकिंग में हेल्प नहीं करता। डिमांड के साथ जब तक सपोर्ट नहीं इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तब तक पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी।
पॉलिसी नहीं बन पाएगी, ठीक है। बेसिकली तो डिमांड्स में राइज फ्रॉम एनी सोर्स, डिमांड तो कोई भी शुरू कर सकता है। डिमांड आप भी कर सकते हो शुरू की, आपको कल को कोई आपने डिमांड रखना चाहते हो, ठीक है, कि मैं कोई ऐसा काम करना है, मेरे को यहाँ पे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, सरकार ने ये लॉ गलत बनाया है, कोई भी आपने डिमांड रखी, तो डिमांड तो मैं भी रख सकती हूँ, आप भी रख सकते हो, कोई पॉलिटिशियन भी रख सकता है, अपोजिशन पार्टी का लीडर भी रख सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर, और कोई भी, मतलब ठीक है, डिमांड कोई भी जनरेट कर सकता है। और सपोर्ट कहाँ से आता है? सपोर्ट आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम देयर पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो सपोर्ट डिपेंड करता है कि लोगों को कितनी एक्सपेक्टेशन है, जो आपने डिमांड रखी क्या वो कितनी हद तक सही है। अगर आपकी डिमांड बहुत जेन्युइन है तो आपको बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, आपका वे ऑफ जो उस डिमांड को पूरा कराने का जो एक्शन होगा, ठीक है, या ओरिएंटेशन होगा, वो भी बहुत डिफरेंट होगा। फिर उसके बाद आते हैं आउटपुट्स। आउटपुट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द पॉलिटिकल सिस्टम थ्रू स्पेशल प्रोसेस, ठीक है। फिर आउटपुट का आपको पता है स्पेशल प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, और उसमें डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी कौन सी है, यहाँ पे गवर्नमेंट होती है या डेमोक्रेटिक रिजीम है, ऑथोरिटेरियन रिजीम है, डिक्टेटरशिप है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी आउटपुट कैसा आएगा, पॉलिसी कैसी बनाई जाएगी, आपकी डिमांड सुनी जाएगी कि नहीं। देन यहाँ पे डिमांड्स को जो डेविड ईस्टन है, ठीक है, उन्होंने क्लासिफाई किया था। तो 4 टाइप की डिमांड बताई थी उन्होंने। पहली डिमांड होती है लोगों की फॉर द एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली इजी डिमांड है, सबको पता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम डिमांड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल वेजेस है नहीं मिल रहे प्रॉपर लोगों को तो लेबर डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ नहीं है आपकी लोकेलिटी में, रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, तो ये सारी डिमांड होती है पहली। तो जिसको हम एग्जाम्पल चाहे याद मत रखो, लेकिन एग्जाम्पल इसलिए भी समझना ज़रूरी है ताकि आपको इसका मतलब समझ पाओ। डिमांड फॉर द एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड डिमांड फॉर द रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए कैसे? जैसे पब्लिक सेफ्टी के लिए प्रोविजंस बनाना, उसके लिए आपको डिमांड करनी है। कंट्रोल ओवर मार्केट्स एंड रूल्स पर्टेनिंग टू मैरिज रूल से रिलेटेड, हेल्थ एंड सैनिटेशन से रिलेटेड। तो ये सारा आपके पॉलिटिकल बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, मतलब आपके नहीं, आप डिमांड कर रहे हो सरकार के पॉलिटिकल बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, तो वो वाली डिमांड। किसका बिहेवियर की बात हो रही है यहाँ पे? पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट, या जो जिससे आप डिमांड कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिटिकल बिहेवियर को कंट्रोल में रखने के लिए, कि ऐसे नहीं है कि वो कहीं पे भी घुसे। तो आपको अपनी पब्लिक सेफ्टी के लिए अगर काम चाहिए, मैरिज रूल्स जो अलग बना दिए हैं कोई सरकार ने, तो उस पर डिमांड, पैसे वाली डिमांड हो गई। डिमांड नंबर 3, डिमांड फॉर द पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम। आपको अपना राइट टू वोट चाहिए, आप एज इलेक्शन लड़ने हैं, पिटीशन फाइल करनी है, या किसी भी तरीके का पॉलिटिकल काम, तो आपको पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करना है और आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा, ठीक है, रोका जा रहा है, तो उसके लिए आप डिमांड कर सकते हो। तो डिमांड नंबर 3 इसके लिए होती है। डिमांड नंबर 4 फॉर कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। तो जैसे RTI वगैरह का ऑप्शन आप देख सकते हो, ठीक है, कि आपको मास मीडिया कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं, आपको सरकार अकाउंटेबल है कि नहीं, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं जो आपने डिमांड रखी, ठीक है। अफर्मेशन ऑफ नॉर्म्स, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉलिसी इंटेंट, देन डिस्प्ले ऑफ द मैजेस्टी एंड द पावर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन टाइम्स ऑफ फॉरेन थ्रेट। तो जब कोई फॉरेन थ्रेट आ रहा है तो सरकार आपको उसके बारे में बता रही है कि नहीं, ठीक है, कर्फ्यू लग रहा है कि नहीं, या आपके लिए सेफ्टी के लिए काम हो रहा है कि नहीं, तो आपका पूरा हक है कम्युनिकेशन करने का और इन्फॉर्मेशन देने का, तो उसकी भी डिमांड रखी जाती है, ठीक है। सेरेमनियल ओकेजन कोई हो रहा है, कोई गवर्नमेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करा रही है, तो आपको आपके तक जो सरकार के इनिशिएटिव है वो पहुंच रहे हैं कि नहीं, तो ये कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो ये 4 डिमांड हो गई। अब सपोर्ट में क्या आता है? सपोर्ट को भी जो डेविड ईस्टन है उन्होंने 4 तरीके से क्लासीफाई किया। पहला मटेरियल सपोर्ट। मटेरियल सपोर्ट कैसे? कि आप टैक्सेस से रिलेटेड पेमेंट कर रहे हो कि नहीं, एंड अदर लिवाइस, ठीक है, एंड रेंडरिंग सर्विसेज इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में आप काम कर रही है कि सरकार की नहीं, जैसे सोशल वर्क और मिलिट्री सर्विसेज हो गई, तो आप किस तरीके से अपनी डिमांड को पूरा करवा रहे हो। आपने डिमांड रखी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे अच्छी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे आपने कोई डिमांड रखी, फॉर एग्जाम्पल XYZ डिमांड है, ठीक है, आप चाहते हो कि इसमें पॉलिसी बने, तब उस पॉलिसी को बनाने के लिए सरकार को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली वो सरकार चाहेगी कि ठीक है भाई, आपको यहाँ पे इसके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए आपको की कोई डिमांड है, तो पॉलिसी बनानी है ना, तो सरकार कहेंगे पैसा दो, टैक्स टाइम पे भरो, ठीक है, आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना शुरू करो, ठीक है, तो हम पॉलिसी बनाएंगे लेकिन आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आप मटेरियल सपोर्ट की डिमांड, मतलब बेसिकली मटेरियल सपोर्ट की बात कर रहे हो कि आप टैक्सेस को पे करो, ताकि मतलब मैंने आपको क्या बताया, डिमांड मतलब ऐसे एक्शंस जो आपकी डिमांड को पूरा करने में हेल्प करें, ठीक है। तो आपको सरकार के साथ मिलके
अच्छे से काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि आपकी आगे चल के आपकी डिमांड सुनी जाए और आपकी पॉलिसी भी बनाई जाए। तो आपको टाइमली टैक्स पे करना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था मटेरियल सपोर्ट। सेकेंड, ओबीडियंस टू लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ऑब्वियसली आपको सरकार के लॉज और रूल्स और रेगुलेशन मानने पड़ेंगे अगर आपको अपनी डिमांड पूरी करवानी है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं चाहेगी ना, मतलब ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, एक हाथ दे एक हाथ ले, ठीक है। तो सपोर्ट मतलब आपको अपनी डिमांड को पूरा कराने के लिए अगर आपको पॉलिसी बनवानी है तो बदले में आपको भी सरकार के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इन द सेंस मटेरियल सपोर्ट दो, टैक्स टाइमली पे करो, उनके रूल्स एंड लॉज और रेगुलेशंस को ओबे करो, ठीक है। पार्टिसिपेटरी सपोर्ट, जैसे वोटिंग, अब आपकी डिमांड है कि हमें सरकार बदलनी है, ठीक है। तो और सरकार बदलेगी कैसे, जब तक आप वोट नहीं करोगे। अब ठीक है, इलेक्शन में पार्ट लो, वोटिंग करो अपने कैंडिडेट को, मतलब अपने फेवर, जिसको आप फेवर कर रहे हो उसको वोट दिया आपने, पॉलिटिकल डिस्कशन में पार्ट लिया, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्ट लिया, तभी तो आपकी डिमांड वो पूरी हो पाएगी। तो ये होता है सपोर्ट बेसिकली, कि आप एक्शन क्या ले रहे हो अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए, ठीक है। और कितने लोग आपके साथ उस डिमांड को पूरा कराने का लिए सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है, सिंबल, सेरेमनियल्स, पब्लिक अथॉरिटी के लिए रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेटरी सपोर्ट, तो 3 चीजें याद रखना, मटेरियल सपोर्ट, ओबीडियंस और पार्टिसिपेटरी सपोर्ट। देन हम आते हैं आउटपुट पे। आउटपुट आपको सबको पता है पॉलिसीज एंड डिसीजन, ठीक है। तो ये वेब ऑफ डिसीजन होते हैं, इसमें 4 एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब है विच में टेक द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट, टैक्सेस और पर्सनल सर्विसेज। तो आउटपुट आपको कैसे मिलेगा, ये इसके भी 4 है, तो बस तीनों के 4 ऐसे याद रखना। इनपुट में भी डिमांड के 4, सपोर्ट के 4, आउटपुट के भी इन्होंने 4 बताए हैं डेविड ईस्टन ने। तो एक्सट्रैक्शन विच में टेक द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट, ठीक है, कि आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो पब्लिक से, सरकार, ठीक है, टैक्सेस के थ्रू, पर्सनल सर्विसेज लेकर, ट्रिब्यूट्स लेकर हम अपने सिटीजन से, तो वो पॉलिसीज बना रही है। पॉलिसीज बनाने के लिए जिनको पैसा चाहिए वो एक्सट्रैक्ट कर रही है बेसिकली। एक एग्जांपल, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर विच में कवर अ वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। तो दूसरा आउटपुट कैसे आएगा आपका पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में, बिहेवियर को रेगुलेट करके। किसके बिहेवियर को रेगुलेट कर रही है सरकार आउटपुट में, हमारे बिहेवियर को, हमारे यानी कि जो डिमांड कर रहे हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट करना, ठीक है। एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो ही आपकी डिमांड थी ना, डिमांड नंबर 1 एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसी के ऊपर जो सरकार है वो पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग करेगी, राइट, ठीक है। तो सेकंड आपको पता है, सेकंड आपकी डिमांड थी रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, राइट, जो हमने डिमांड नंबर 2 पढ़ी, तो वही डिमांड नंबर 2 आउटपुट के फॉर्म में भर आएगी। मतलब जो आप डिमांड करोगे, ठीक है, जो आप इनपुट दोगे वही तो आउटपुट निकल के आएगा। तो सेम ही इसके दोनों जो होंगे, इसके अंदर जो कंटेंट है इसलिए वो सेम है, राइट। तो एलोकेशन जो हमारी फर्स्ट डिमांड थी, एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपने एलोकेशन मांगा, ठीक है, और सरकार ने आपको एलोकेशन दे दिया, तो वही इनपुट है और वही आउटपुट है, बस वो पॉलिसी की फॉर्म में निकल के आ गया, डिसीजन मेकिंग की फॉर्म में आ गया। देन सिंबॉलिक आउटपुट्स, सिंबॉलिक आउटपुट्स में की जो आपने डिमांड रखी, ठीक है, तो आपने जो आपकी वैल्यूज थी उसको सरकार ने अफर्म किया कि ठीक है हम आपकी डिमांड मानते हैं, डिस्प्ले किया, डिस्प्ले ऑफ पॉलिटिकल सिंबल्स, कम्युनिकेशन ऑफ पॉलिसी इंटेंट, कि जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है, जो आपकी फोर्थ डिमांड थी, कम्युनिकेशन की डिमांड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, उस डिमांड को सरकार ने कैसे पूरा किया, सिंबॉलिक आउटपुट्स के थ्रू, मतलब डिमांड नंबर 4 उससे मैच हो गई, राइट। तो आपको जो कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे थे वो सरकार ने आपको दी, पॉलिटिकल सिंबल्स के थ्रू डिस्प्ले किया कि देखो हम ये है, मतलब अकाउंटेबिलिटी दिखाई बेसिकली, कि जो आपने ऑल ट्रांसपेरेंसी उनके प्रोसीजर में। फिर फीडबैक का आपको पता ही है, जो आपके पास पॉलिसी और डिसीजन बन के आए उससे आप कितना खुश हो, तो वही जो सरकार के लिए क्या हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा, कि जो हमने पॉलिसी और डिसीजन बनाई क्या जेन्युइनली उससे लोगों की डिमांड फुलफिल हुई या नहीं, ये आपको पता ही है। और फिर जो फीडबैक सरकार को मिलेगा उस बेसिस पे सरकार थोड़ा और मॉडिफिकेशन करेगी कि भाई ठीक है फीडबैक आया है 70% ठीक है, 30% लोगों को अभी भी कमी लग रही है उस पॉलिसी में या डिसीजन में, तो सरकार फिर उस डिसीजन को दोबारा मॉडिफाई करेगी, फिर मॉडिफाई करने के बाद दोबारा फीडबैक के लिए भेजेगी। तो ऐसे करते करते ये पूरा प्रोसीजर चलेगा, ठीक है। और फीडबैक लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो गोल जेन्युइनली डिसाइड हुआ था क्या वो गोल पूरा हो पाया या नहीं, ठीक है। चेंजेस लाने के लिए भी फीडबैक का होना जरूरी है इन रिस्पॉन्स टू इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द फीडबैक प्रोसेस। तो जो फीडबैक प्रोसेस के पास जो फीडबैक आपको मिला उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, चेंज करोगे, मॉडिफाई करोगे, ठीक है। तो डिमांड्स जो है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखें तो डिमांड एक गाइड की तरह काम करती है पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, जिससे कि हम पॉलिसीज और गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और सपोर्ट जो है वो एक इनेबलर का काम करता है, इनेबलर का उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। डिमांड
हमारा एक गाइड है, और सपोर्ट एक इनेबलर है जिससे हम गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ये है दोनों किसका पार्ट, इनपुट का ही पार्ट है, इनपुट मॉडल का। देन फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो हेल्प करता है आउटपुट्स को इनपुट्स में एडजस्ट करने के लिए, कि जो आपका आउटपुट निकला क्या उसी बेसिस पे निकला जो इनपुट चाहिए था, जो मतलब इनपुट आपने मांगा था। देन यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो ऐसी फालतू की चीज़ें लिखी हैं, डिमांड्स जो है हर बार तो ऐसा नहीं है ना कि आपकी हर बार डिमांड जाएगी इस ब्लैक बॉक्स के अंदर और हर बार उस पर आउटपुट निकलेगा। कुछ डिमांड जो है बस यहीं तक रह जाती हैं, अंदर डिस्कशन वगैरह होती है और यहीं पे वो डिमांड खत्म हो जाती है, वो कभी आउटपुट नहीं बन पाती, राइट। और अगर बहुत सारी एक साथ डिमांड आ जाए, अभी तो 1-2 डिमांड है तो गवर्नमेंट के पास जाएगी, उस पर डिसीजन होगा और आउटपुट बन जाएगा, या जिनको अगर कंसेंसस नहीं बनेगा या वो आपकी डिमांड लॉजिकल या जेन्युइन नहीं लगेगी तो वो यही डिमांड इसी बॉक्स के अंदर खत्म हो जाएगी, वो कभी आउटपुट नहीं बनेगी। तो पहला तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत सारी डिमांड्स आ गई एक साथ, ठीक है। तो इतनी सारी जब डिमांड एक साथ आ जाएंगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा। इस ब्लैक बॉक्स जो है बीच का, जो ब्लैक बॉक्स यानी कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर ये डिमांड जा रही है, पॉलिटिकल सिस्टम के होते हुए तो बाहर जाएंगे ना, आउटपुट में आएंगी, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ओवरलोडेड हो जाएगा। जब ओवरलोड हो जाएगा तो कोई भी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, ये दो प्रॉब्लम्स है, इसके लिए रेगुलेटरी कुछ मैकेनिज्म बनाए गए हैं कि ठीक है कि हर डिमांड को इक्वल रिस्पेक्ट मिले, हर डिमांड आउटपुट में कन्वर्ट हो पाए, और यहाँ तो बहुत सारी डिमांड एक साथ ना आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब इसको प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म में प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म का पार्ट होते हैं, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेट कीपर्स बोला जाता है इनको। गेट कीपर यानी कि जैसे ये डिमांड गेट तक पहुंची, मतलब ये गेट क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम का गेट है, तो यहीं पे आपको प्रेशर ग्रुप्स और कौन मिल जाएंगे, आपको पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाएंगी, जो ये कहेंगी कि नहीं, आपकी डिमांड को हम पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी नहीं जाने देंगे कि उनका डिस्कशन हो या कुछ हो, आपकी डिमांड वैलिड नहीं है, ठीक है, तो आप यहीं से बाहर चले जाओ। तो आपकी डिमांड उस नेगोशिएशन, उस डिस्कशन का पार्ट तक नहीं बनेंगी, ठीक है। तो गेट कीपर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि जो डिमांड आपकी है वो लेजिटिमेट है कि नहीं, क्या उसको पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जाना चाहिए कि नहीं, ठीक है। कहीं पर भाई चली गई पॉलिटिकल सिस्टम में, बार डिस्कशन हो गई, डिबेट हो गई, सारे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका टाइम वेस्ट हो गया और आउटपुट भी नहीं निकला, ठीक है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो इससे अच्छा पहले उस डिमांड को अंदर आने से रोक दो कि जो लेजिटिमेट ही नहीं है, लीगल डिमांड नहीं है। अब कल को कोई बोल रहा है भाई मेरे को किसी का मर्डर करना है, मेरे को रिवेंज लेना है, तो ये कोई डिमांड थोड़ी है, इसको आप यहीं पे क्लॉक कर दोगे, अंदर जाने भी नहीं दोगे डिस्कशन के लिए, उनके पास इतना वेला टाइम थोड़ी है ये सारी डिमांड सुने। तो ये पहला होता है गेट कीपर्स, जो तो पहला हमारा क्या है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म, ताकि डिमांड का ओवरलोड ना हो। सेकंड है कल्चरल मैकेनिज्म। कल्चरल मैकेनिज्म ये इंश्योर करता है कि सिर्फ राइट टाइप ऑफ डिमांड ही पॉलिटिकल सिस्टम में जाए, सही डिमांड्स ही जाए, ठीक है, जिसको सोशल अप्रूवल मिल सके, जो सोसाइटी के काम आए, ठीक है। ऐसे नहीं कल्चर के नाम पे आप कोई भी डिमांड कर रहे हो, तो वो डिमांड्स, ठीक है। कल्चरल मैकेनिज्म क्या होता है, जो राइट टाइप ऑफ डिमांड को इंकरेज करे। कम्युनिकेशन चैनल्स होता है हमारा तीसरा रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जिससे हम ओवरफ्लो ऑफ डिमांड को रोक सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कैसे कि आप कम्युनिकेशन चैनल्स को इंक्रीज कर दो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, स्मूथ एक्सेसिव डिमांड्स इनटू सोसाइटी, ठीक है। तो आप कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग रखो अपना कि आपके पास अगर बहुत फ्लो ऑफ एक्सेसिव डिमांड्स हो रहा है कि हद से ज़्यादा डिमांड्स आ रही हैं, तो वो भी स्मूथ प्रोसेस के थ्रू होती हुई जाए, ठीक है। एक तरीका होता है कुछ डिमांड रखने का। तो आपका कम्युनिकेशन चैनल क्या है, ठीक है, कैसे आप डिमांड वहाँ तक पहुँचा रहे हो। फोर्थली, जो चौथा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो खुद गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो अपनी ऑर्गन्स के थ्रू, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स जो है, या फिर गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो वो खुद ही इस डिमांड्स को कंट्रोल करे, ठीक है। तो या तो वो खुद सामने से इस डिमांड को कंट्रोल करे कन्वर्जन प्रोसेस के सिस्टम में, ठीक है। कन्वर्जन मतलब इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट होना। तो ये सारी 4 मैकेनिज्म थे जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो ओवरफ्लो ऑफ डिमांड को। डेविड ईस्टन ने दिए थे, सारे 4 सारी हैं, बस आपको नंबर याद नहीं रखना, 4 ही हैं सारे। देन अगर फेलियर टू कंट्रोल द सिचुएशन में इवन ब्रिंग अबाउट अ इवेंचुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ। तो अगर ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म इसलिए भी ज़रूरी है, अगर इनमें से कोई भी, अगर ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म वाला, कल्चरल मैकेनिज्म, कम्युनिकेशन चैनल्स और खुद गवर्नमेंट, तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उसका। देन यहाँ पे 2 सिस्टम, जो हम सिस्टम अप्रोच पढ़ रहे हैं, जो सिस्टम एनालिसिस पढ़ रहे हैं, उससे
कि कौन कौन से दो ऑथर्स थे जिसने सिस्टम अप्रोच से इंस्पायर होकर अपनी थ्योरी दी थी। तो पहले थे गैब्रियल आलमंड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस, देन कार्ल ब्यूश मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी। तो अभी हम नेक्स्ट यही दोनों पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल और कम्युनिकेशन थ्योरी। तो ये याद रखना कि कौन किसका मेन थिंकर है। जैसे सिस्टम का मेन थिंकर था सिस्टम अप्रोच का डेविड ईस्टन, तो वैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल के मेन थिंकर है गैब्रियल आलमंड और कम्युनिकेशन थ्योरी है कार्ल ड्यूश की, धुश या डूश जो वटेवर, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस पे। स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस भी जो है हमने अभी पॉलिटिकल सिस्टम मैंने आपको बताया क्या होता है, ठीक है। वही पूरा मॉडल इनपुट आउटपुट मॉडल वाला सिस्टम और उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो वो उसी पे बेस्ड है हमारी दूसरी थ्योरी स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस या दूसरा मॉडल। तो ये मॉडल जो है यूज होता है स्पेशली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो ज़्यादातर जो लोग हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अगर उनकी रिसर्च होती है तो वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे एक कैटेगरी सेट, स्टैंडर्ड कैटेगरी सेट हो जाती है। अब स्टैंडर्ड कैटेगरी कैसे कि आपके पास बहुत सारे अलग अलग कंट्री हैं या कंपैरिजन कर रहे हैं हम ए कंट्री, बी कंट्री और सी कंट्री का, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो कंपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का यूज़ करो। आप इस सिस्टम में ए में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, यहाँ का पैटर्न क्या है, यहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, डेमोक्रेसी है क्या, कैसी डिजाइन है। बी में भी आप यही सारी चीज़ें देखो तो एक स्टैंडर्ड मिल जाएगा हमें कंपेयर करने का कि हम किस बेसिस पे कंपेयर करें। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे कंपेयर करो किसी भी कंट्री को अगर आप आपस में कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन था वो हुआ था रेडक्लिफ ब्राउन और बी मेलेंस्की, ये जो दो ऑथर्स थे, इन्होंने इस स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच को शुरुआत की थी बेसिकली, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस था वो ओरिजिन का इनकी राइटिंग्स में देखने को मिलता है हमें बेसिकली रेडक्लिफ ब्राउन एंड मेलेंस्की, ठीक है। ऐसे जो ऑथर्स आपको कहीं और नोट्स वगैरह में नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपको बुक्स वगैरह करवा रही हूँ ताकि कुछ भी मिस ना हो हमारा, राइट। सो यहाँ पे है, और इसके अलावा तो ये ओरिजिन यहाँ से हुआ। उसके अलावा जो मेन थिंकर्स है इसमें जो आते हैं टैलकट पार्सन, देन रॉबर्ट मार्टिन, देन मेरियन लेवी, गैब्रियल एलमंड, ठीक है। तो गैब्रियल एलमंड तो मेन है ही, और फिर इसके अलावा टैलकट पैरसन, रॉबर्ट मार्टिन और मेरियन लेवी को भी याद रखना इफ पॉसिबल, ठीक है। तो इन सबका नाम आप एक साथ ही याद रखोगे तो याद रहेगा कि हाँ भाई ऑड वन आउट कर सकते हैं सारे स्ट्रक्चरल फंक्शन के। गैब्रियल एलमंड याद रह गया, तो गैब्रियल एलमंड के साथ यह बना लो कि जो एलमंड होता है, एलमंड यानी कि बादाम, एक बादाम मेरे पर्स में पड़ा है, ठीक है। उस पर्स से मैंने खाने की चीज़ मतलब मैंने ना मटन लिया, मटन यानी आपको पता है वो जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा मटन। तो एलमंड, मेरे पर्स में एलमंड पड़ा था और पर्स में पैसे भी थे, तो पैसों से हमने मटन लिया और मटन से हमने इसको लिवाई कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ याद रख लेना। देन हमारे पास जो मेन है गैब्रियल एलमंड, जे.एस. कॉलमैन। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, उसमें मैंने ये सारा बता रखा है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं अभी दोबारा एक बारी बता देती हूँ जल्दी। तो गैब्रियल एलमंड और जे.एस. कॉलमैन की जो बुक है वो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया, PYQ। तो एलमंड ने एक बुक लिखी थी कॉलमैन के साथ और एलमंड ने एक बुक लिखी थी पॉवेल के साथ। तो दोनों बुक में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो कोलमैन का मैंने याद रखवाया था आपको कि जो कोल है ना, कोल यानी कि कोयला, ठीक है, वो डेवलपिंग एरियाज में बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ऐसा मान के चलो कि कोयला बहुत डेवलपिंग एरिया में बहुत ज़्यादा मिलता है, कोल, ठीक है। तो इसलिए डेवलपिंग एरिया, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया, एलमंड ने कोलमैन के साथ लिखी थी और इसमें उन्होंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। पहला, और ये भी PYQ है, चारों करेक्टर्स का ऑड वन आउट और चुकाई कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा एलमंड और कॉलमैन का करेक्ट या फिर पॉलिटिकल सिस्टम का करेक्टरिस्टिक नहीं है या एलमंड एंड कॉलमैन ने नहीं दिया, ऐसा कुछ भी पूछ लेगा। तो इसलिए चारों को याद रखना और समझ के याद रखना, ठीक है, क्योंकि कई बार वो आपके वर्ड्स के साथ खेल जाता है। तो जिसने रट्टा मारा होगा उसको लगेंगे कि चारों ऑप्शन ही सही है, लेकिन जिसने समझा होगा उसको पता होगा कि नहीं भाई ये सही नहीं है। तो ऑल पॉलिटिकल सिस्टम हैव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब इसको आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट करते हुए समझते जाओ। जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका खुद का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर यानी कि काम करने का तरीका है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका स्ट्रक्चर अलग है काम करने का। तो सारे जो क्या है, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो उसका अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हर सिस्टम में एक स्ट्रक्चर होता है, हर सिस्टम में एक स्ट्रक्चर होता है, SS, ठीक है। तो पहला पॉइंट। दूसरा, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है, द सेम फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन ऑल पॉलिटिकल सिस्टम विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। फंक्शंस हर में सेम होते हैं, ठीक है। ये सारे कंट्री हैं ABC, ठीक है। तो ये जो कंट्री है ये भी अपने किसके लिए काम करेगी, सत्ता में रहने के लिए,
ठीक है, ये एक हम कॉमन एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे भी सत्ता में रहने के लिए और सी में भी सत्ता में रहने के लिए, मतलब पावर चाहिए सरकार को अपने हाथ में कि वो सिटीजन का उस पर कंट्रोल हो। ठीक है, अब ये जो फंक्शंस वो परफॉर्म करेगी वो सेम ही होंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, सबका क्योंकि मेन गोल सेम है तो वो सेम फंक्शंस परफॉर्म करेगी, लेकिन जो फंक्शंस होंगे बस उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है और वो अलग होंगी बाय डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो मतलब काम फंक्शन सेम होगा, लेकिन वो फंक्शन करने का किस हद तक जो तरीका है उसकी फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होगी। जैसे एक कंट्री है उसमें सेम फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है मान लो 50%। ठीक है, वही सेम फंक्शन यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर 60% फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है और यही यहाँ पे 100% फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। मतलब लिमिट, बेसिकली वो फंक्शन कितना हद तक काम कर रहा है वो। ठीक है, तो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म किए, फंक्शन सेम होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं एंड वो डिपेंड करता है अलग अलग स्ट्रक्चर्स पे। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, हर पॉलिटिकल सिस्टम का एक अपना अलग स्ट्रक्चर होता है, ये सेकंड पॉइंट कह रहा है, लेकिन फंक्शन सेम होते हैं। तो इसको याद रख लेना, फंक्शन सेम होते हैं। अगर हम रियल लाइफ से अगर आपको कोई बोले ना कि हर पॉलिटिकल सिस्टम का फंक्शन सेम होता है तो आपको 2 मिनट सोचोगे और बोलोगे कि नहीं यार सब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं है। पर आपको उसमें थोड़ा उल्टा सोचना है, थोड़ा एनालिटिकल सोचना है कि फंक्शंस परफॉर्म सेम करते हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों में होंगी, तीनों का फंक्शन भी वही होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर्स यहाँ पे भी होंगी, वहाँ पे भी वही होंगी, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अब जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम के पास ज्यादा पावर होगी, राइट। लेकिन फंक्शंस तो प्रेसिडेंट यहाँ पे भी वो परफॉर्म कर रहा है, हमारा प्रेसिडेंट भी वही परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे याद रख लो। प्लस सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं तीसरा मल्टी फंक्शनल होते हैं। ठीक है, मल्टी फंक्शनल ऐसा है कि सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। अगर वो लेजिस्लेचर का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसी वही पॉलिटिकल सिस्टम एग्जीक्यूटिव का भी करेगा, जुडिशरी का भी करेगा, ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होंगी, तो मल्टी फंक्शनल होता है। इसको भी हम रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। एक फंक्शन तो परफॉर्म नहीं करती है ना सरकार, इतने सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, तो वो। देन फोर्थ हम बात करते हैं, जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं कल्चरल सेंस में अगर देखें तो वो मिक्स्ड होते हैं, मिक्स्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। दे आर बेस्ड इन अ कल्चर विच इज ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। तो मॉडर्न कल्चर भी फॉलो करते हैं और ट्रेडिशनल, अपने रूट्स को भी नहीं भूलते हम। ठीक है, हम अपने भगवान वगैरह में भी मानते हैं और प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आप इंडिया के एग्जाम्पल से इन चारों को रिलेट करो और याद रख लो बस। ये एलमेंड और कोलमेंट की है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया। और आपको ये भी पता है कि इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो उससे आप ये चारों पॉइंट भी याद रखोगे, प्लस आपको याद भी रहेगा कि कौन से बुक में मेंशन थे, राइट। वैसे याद नहीं रह पाएगा। देन अप्रोच वाज फर्दर डेवलप बाय, फिर इसी अप्रोच को आगे एलमेंड और पोवेल ने डेवलप किया। तो एलमेंड ने फिर कोलमैन को छोड़ दिया, उसने कहा कि भाई ये अच्छा काम नहीं कर रहा, चलो मैं पोवेल के साथ मिलकर काम करता हूँ और इस अप्रोच को और डेवलप करता हूँ। तो इसलिए इसको बोला जाता है अ डेवलपमेंटल अप्रोच, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच। ठीक है, तो हमने अपनी पोवेल, ठीक है, तो यार ऐसे इसकी दो ट्रिक हो सकती है। वेल मतलब होता है ना कुआं, तो हमने 2 वेल्स को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो और उसको हम डेवलप करना चाहते हैं उस वेल को, ये कुआं है 2, ठीक है, इस कुएं को हम डेवलप करना चाहते हैं और ये हम इन दोनों का 2 कुएं हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। या तो आप ऐसे याद रख लो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंटल अप्रोच, ये एलमेंड ने पावेल के साथ दी थी। या पावर से आप POW से आप पावर भी याद रख सकते हो कि आपके पास इतनी पावर है कि आप अपने जो समाज है उसमें इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, इसलिए आप डेवलपमेंटल अप्रोच का फोकस कर रहे हो और अपनी पावर के थ्रू आप 2 पावरफुल लोगों को आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, वैसा। तो एलमेंड ने इसको बोला था, अब पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम में एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क होता है। ठीक है, इफ दे आर टू रिमेन इन एग्जिस्टेंस, अगर हर किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को सर्वाइव करना है ना तो उसको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर दिन अपना टास्क चेंज करेगा, हर कुछ मतलब हर पॉलिटिकल सिस्टम का कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो जो उसको हेल्प करता है किसके लिए, टू रिमेन इन एग्जिस्टेंस, मतलब एग्जिस्ट करता रहे, वो स्टेबल रहे वो सिस्टम, ठीक है, वो खराब ना हो। तो एग्जिस्टेंस में रहने के लिए उसको अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क हमेशा परफॉर्म करने पड़ते हैं, किसको, पॉलिटिकल सिस्टम को। और ये इसी को हम एक ऑनगोइंग सिस्टम भी बोलते हैं कि आप समय के साथ साथ अपने टास्क को परफॉर्म करते रहो। एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखो ताकि आपका पॉलिटिकल सिस्टम डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इसलिए उसको अब ये याद रखना, पॉलिटिकल सिस्टम को ऑनगोइंग सिस्टम किसने और किस में बोला है, किस में यानी कि कौन सी बुक में, और एलमेंड एंड पोवेल ने बोला है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंटल अप्रोच में। देन
इसमें डेविड ईस्टन का जो मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम था, उन्होंने एलमेंट और पॉवेल ने इस बुक में डेविड ईस्टन का पॉलिटिकल सिस्टम को मॉडिफाई किया, ठीक है। और क्या बोला कि इनपुट्स एंड आउटपुट्स रिकॉग्नाइज बाय ईस्टन, जो मैंने आपको इनपुट आउटपुट थ्योरी अभी बताई, ठीक है। तो जो डेविड ईस्टन ने इनपुट आउटपुट थ्योरी जो दी थी, उसको हम सबसे अच्छे से समझ सकते हैं किस फॉर्म में, फंक्शंस और फंक्शनल इक्विसाइड्स के फॉर्म में। तो हम इनपुट और आउटपुट ना लेकर उसकी जगह हम क्या समझ सकते हैं, फंक्शन के लिए फंक्शन की फॉर्म में समझ सकते हैं, ठीक है। कि आपको फंक्शंस और फंक्शनल इक्विसाइड्स यानी कि उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड्स है वो, ठीक है। दे सॉट टू रीडिफाइन दिस इनपुट्स एंड आउटपुट्स विद अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो उन्होंने इस इनपुट और आउटपुट को रिप्लेस कर दिया फंक्शंस और फंक्शनल रिक्विसाइड्स के साथ, और स्ट्रक्चर फंक्शनल फ्रेमवर्क दिया इसने, एलमेंट और पॉवेल ने, ठीक है। देन यहाँ पे हम बात करते हैं कि इवन जो है स्ट्रक्चर्स में ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रक्चर है हमेशा वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही रहेगा या उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स ही रहेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच में इवन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं जो कि पॉलिटिकल ना हो, ठीक है। तो आपको अभी कभी स्टेटमेंट या एजेशन रीजनिंग आ जाए तो ये याद रखना कि स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की बात नहीं करता, वो उसको भी फेवर करता है कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी होते हैं जो पॉलिटिकल नहीं होते, जैसे एनजीओस है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, फिर भी वो उस स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व है, मतलब उस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये दोनों चीज़ें, तो इसमें पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दोनों को ये स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच फेवर कर रहा है। अब एलिमेंट और उसके एसोसिएट्स जिनके साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने 4 इनपुट फंक्शन और 3 आउटपुट फंक्शन बताए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पीवाईक्यू में आया है और हमारे एग्जाम पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वो समझ लेते हैं। तो इनपुट फंक्शंस में हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। इन 4 का एक एक एग्जाम्पल भी है जो भी हम नेक्स्ट टेबल में पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा आगे जाके। तो ये याद रख लो, अभी PIP पाइप। तो हमने एक पाइप जो है, ऐसे होता है ना पाइप, जैसे पिप है, तो चलो ठीक है, पाइप हमने क्या करा, हमने अंदर डाला, ठीक है, पाइप डाला, किसके अंदर, सीवर के अंदर हमने पाइप डाला। तो हमने क्या किया, पाइप का इनपुट किया, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि जो इनपुट में आएंगे ये वाले आएंगे, और आउटपुट क्या होता है कि जो आपने ये किया उसके बाद आपने क्या क्या रूल्स बनाए उससे रिलेटेड। तो जितना भी रूल मेकिंग है, रूल मेकिंग में कौन आता है, हमारा लेजिस्लेचर। रूल एप्लीकेशन मतलब रूल को अप्लाई कौन करता है, लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। देन रूल एडजुडिकेशन का काम किसका होता है, जुडिशरी का, सिंपल। तो वही आउटपुट में 3 आ जाएंगे, रूल मेकिंग, वही मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो हम आज के टाइम पे देखते हैं, उसी को उन्होंने एलमेंट ने ये 3 में बताया था। तो इनपुट और आउटपुट फंक्शंस ये थे एलमेंट के, जो उन्होंने मॉडिफाई किए, किसके, डेविड ईस्टन वाले के। और ये कौन सी बुक में इनपुट आउटपुट फंक्शन, यही वाला कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अप्रोच में ही ये तीनों है। तो मैंने आपको बोला ना कि उन्होंने इनपुट और आउटपुट का जो डेविड ईस्टन का मॉडल था उसको मॉडिफाई किया था। तो कैसे मॉडिफाई किया था, वहाँ पे डेविड ईस्टन ने इनपुट हमारे डिमांड और सपोर्ट्स बताए थे, और यहाँ पे एलमेंट ने इनपुट ये चारों बताए हैं। इसको हम एक एक करके अभी डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी। देन इनपुट फंक्शंस जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन भी परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि इनपुट का काम सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का या सिर्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स का है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें नॉन पॉलिटिकल भी हो सकता है, ठीक है, और मल्टी फंक्शनल होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था। अब एक एक करके समझते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है, देन रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ये सारी चीजें। बात करते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की, जिसमें बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड और उसका ओरिएंटेशन यानी कि उसका झुकाव, ठीक है, उसकी डिपेंडेंसी या उसका इंक्लिनेशन पॉलिटिकल फिनोमेना की तरफ कैसा है, ठीक है। हम अपने पॉलिटिकल फिनोमेना यानी कि जिस पॉलिटिकल सिनेरियो में या जिस पॉलिटिकल सिचुएशन में हम रह रहे हैं, तो एज अ इंडिविजुअल हमारा उसके प्रति कैसा एटीट्यूड है, कितना उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ झुकाव है, वो दिखाता है हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, कि हम पॉलिटिक्स को लेकर कितने ज़्यादा सोशलाइज, हम पॉलिटिक्स में कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं और कितना नहीं। फिर रिक्रूटमेंट, कि उस पॉलिटिक्स में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा और उस पॉलिटिक्स का कौन पार्ट बनेगा। जैसे कि आपको कल को कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, ठीक है, आपको इलेक्शंस लड़ने हैं, तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब रिक्रूटमेंट में कौन होता है, रिक्रूटमेंट हमारी आती है फैमिली से, स्कूल से, प्राइमरी ग्रुप्स। इसको अभी हम एक टेबल में भी समझेंगे।
इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन रिलेटेड होता है हमारे ओपिनियन, एटीट्यूड, बिलीव्स और प्रेफरेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। जहाँ पे हमारे जो एटीट्यूड, बिलीव्स हैं, ओपिनियन है, उनको कन्वर्ट किया जाता है डिमांड्स में ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो हमारा बिलीफ है, हमारा बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड, प्रेफरेंसेस, जब हम इसको किस में कन्वर्ट करें, डिमांड में कन्वर्ट करें, तो हमारा इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। और इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कौन करता है? इंटरेस्ट ग्रुप्स करते हैं। इंटरेस्ट एग्रीगेशन क्या होता है? इंटरेस्ट एग्रीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे अलग अलग इंटरेस्ट, मतलब डाइवर्जेंट इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग एरिया से आए हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट यानी कि ऐसा अलग अलग एरिया से आ रहे हैं बहुत सारे इंटरेस्ट, और एक डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे डाइवर्ज हो रहे हैं, भारत की तरफ जा रहे हैं। तो कन्वर्जेंट तो होता है कि सब एक साथ एक ही जगह पे आ रहा है। डाइवर्जेंट मतलब वहाँ से अलग अलग जगह पे आप डाइवर्ज हो रहे हो, ठीक है। तो डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है और उसकी अलग अलग डिमांड्स हैं, तो उन अलग अलग डिमांड्स को पूरा करना होता है। अब एक डिमांड है, एक पर्टिकुलर डिमांड है, तो कोई प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप पूरा कर देगा, ठीक है, जिसकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होगी। डाइवर्जेंट इंटरेस्ट होंगे तो उसको कौन पूरा करेगा? उनको पूरा करेगा पॉलिटिकल पार्टीज। तो इन सबकी डिमांड को एक एक करके सुनना, ठीक है, फिर इनके रिलेटेड लॉज पॉलिसीज बनाना, तो वो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज आती है। किसमें? इंटरेस्ट एग्रीगेशन में, सॉरी, ठीक है। देन पॉलिटिकल पार्टीज किसका पार्ट हो गया? एग्रीगेशन का। फिर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कौन करता है? मास मीडिया इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे इंडिविजुअल्स है, ग्रुप है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करता मतलब भेजना, और रिसीव करते हैं किसके, और वो इन्फॉर्मेशन किसके बेसिस पे होती है, किसके रिगार्डिंग होती है? वो इन्फॉर्मेशन होती है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग, कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ये मॉडल है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। रूल मेकिंग में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और ये तीन हमारे आउटपुट है। बीच में पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ पे इनपुट में हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, यहाँ पे मेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आना था। तो इसमें मानेंगे फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल्स, चर्च एक्सेट्रा। तो फर्स्ट वाला जो है पी, उसमें हमारे फैमिली है, पीयर ग्रुप्स है, स्कूल है, मतलब जहाँ से हमारा पॉलिटिक्स सोशलाइजेशन होना शुरू होता है। हमें अपनी फैमिली से या आसपास के स्कूलों में से ही तो पता चलता है ना कि पॉलिटिक्स क्या होती है, कैसा होता है। तो ये सारे हमें पॉलिटिक्स में सोशलाइज होना सिखाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हमें एक ब्रेक थ्रू मिलता है जब हमने इनसे सीखा सबसे। फिर हम एक इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन करते हैं, हम एक अपना खुद का इंटरेस्ट बनाते हैं, जो हमने सीखा कि अब हमारा क्या इंटरेस्ट होना चाहिए इन सब की बातों से सीख के। तो वो कौन करेगा? वो इंटरेस्ट ग्रुप करेंगे। तो आर्टिकुलेट ग्रुप का काम है एग्रीगेशन। आप मान लो एग्रीगेशन बड़ा वर्ड है, तो वो बड़े चीज पे फोकस कर रहा है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज उसको फुलफिल करेंगी, ठीक है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, मास मीडिया, ये हो गया। देन बात करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के दो एस्पेक्ट्स, जो कि एल्मंड एंड पावेल ने बताए थे। ये दो बहुत चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन एंड सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर। स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन का यहाँ पे मतलब है रोल डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। अब डिफरेंशिएशन का मतलब है कि रोल जो है चेंज होता है, मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आपके रोल्स चेंज होते हैं और आप एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड रोल परफॉर्म करते हो। हर जैसे लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का एक अपना खुद का रोल है और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कि स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन है इसका, किससे? एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का रोल अलग है, उसके फंक्शंस अपना खुद के स्पेसिफिक फंक्शन है, वो आप अपने में आपस में क्या है, ऑटोनॉमस है। ये ऑटोनॉमस है, जुडिशरी ऑटोनॉमस है, ठीक है। तो एक दूसरे से ऑटोनॉमस है और रोल्स चेंज होते हैं, ठीक है। इसका रोल अलग है, इसका रोल अलग है, इसका रोल अलग है जुडिशरी का, जैसे। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, ठीक है। जहाँ पे हमारे न्यू स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं, इसमें न्यू टाइप ऑफ रोल भी हम डालते हैं, ठीक है। अलग अलग नए नए रोल्स इमर्ज होते हैं और ये न्यू स्ट्रक्चर्स भी इमर्ज होते हैं और सब सिस्टम भी। तो ये किसका, ये जो दो पॉइंट्स हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन और सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर, ये जो एल्मंड और पावेल ने जो बुक लिखी थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंटल अप्रोच, उसका पार्ट है, ठीक है। तो ये बुक का नाम भी याद रखना है कि इस बुक में उन्होंने स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन और सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर भी बताया था। अब सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से कल्चर की बात हो रही है? जो हम कल्चर परफॉर्म करते हैं, हिंदू कल्चर, ठीक है, वो वाला कल्चर की यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है हमारे पॉलिटिकल कल्चर की। और पॉलिटिकल कल्चर की जब हम बात करते हैं तो हम साइकोलॉजिकल डायमेंशंस देखते हैं उसका, कि कैसी साइकोलॉजी है, कैसी साइकोलॉजी वहाँ वर्क कर रही है, वो पॉलिटिकल कल्चर होता है, ठीक है। तो सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर का क्या मतलब है? सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर का मतलब है अकॉर्डिंग टू एल्मंड एंड पावेल कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ट्रेडिशनल ओरिएंटेशंस एंड एटीट्यूड्स गिव वे टू मोर डायनेमिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जहाँ पे जो आपका ट्रेडिशनल ओरिएंटेशन है, मतलब आपका जो झुकाव है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ, या आपका जो एटीट्यूड है पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर,
ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, वो कैसे हेल्प करता है हमें डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे बिलीव्स है, वो हमारे डिसीजन मेकिंग में आगे कैसे हेल्प करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर। ठीक है, कि हम साहब हर कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, कल्चर यानी कि पॉलिटिकल कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, सेकुलराइज्ड है। ठीक है, हम हर कल्चर में मानते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग दीज पॉसिबल कोर्सेज। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को इवेलुएट करते हैं, देन अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस को ढूंढते हैं कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं इस डिसीजन मेकिंग के लिए। तो आप डिसीजन लेना चाहते हो तो आपके पास ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, और हर डिसीजन का एक पॉसिबल कोर्स हो सकता है। ठीक है, कि मतलब इस डिसीजन को अगर आप लोगे तो इसके ये प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, राइट। तो वैसा, और फिर ये जो हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं ये देखने के लिए कि जो हमने सोचा था कि हमको ये अचीव करना है, जो हमारा रिजल्ट है जो हमने सोचा था, क्या वो टेस्ट करने के बाद वही रिजल्ट आ रहा है या नहीं। ठीक है, वो हमारा गोल पर्टिकुलर अचीव हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो वो सेकुलराइजेशन कल्चर का पार्ट होता है। देन इस सब की वजह से हमें क्या होता है, ये जो 2 क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए, सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर और एक और बताया ऊपर ये वाला डिफ्रेंसिएशन, स्ट्रक्चरल डिफ्रेंसिएशन, इन 2 क्राइटेरिया की वजह से ये हमें हेल्प करते हैं टू मेजर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी गिवन पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये हमारा आ गया अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, जो कि हमारे PYQ में था। PYQ में ये एक बार आया था कि जो स्ट्रक्चरल डिफ्रेंसिएशन है एंड सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर है, क्या वो हेल्प करता है बेसिकली मेजर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन गिवन पॉलिटिकल सिस्टम। तो अगर हमें किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का डेवलपमेंट पता लगाना है कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम कितना डेवलप है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर से और स्ट्रक्चरल डिफ्रेंसिएशन से। तो इन 2 क्राइटेरियाज को फॉलो करा था एल्मन एंड पावेल ने। देन इन पे 2 क्रिटिसाइज किया जाता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो अप्रोच है या एनालिसिस है, उसका क्रिटिसिज्म क्या किस किस बेसिस पे होता है। पहला, ये जो है वो सिस्टम के सर्वाइवल पे लेकर कंसर्न है बस। ठीक है, कि सिस्टम को कैसे सर्वाइव कराया जाए, कैसे, तो कहीं ना कहीं हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, कंजर्वेटिविज्म की तरफ। कंजर्वेटिविज्म क्या बोलते हैं, जो स्टेटस को में मानते हैं। ठीक है, वैल्यूज और बिलीव्स, वैल्यूज में फोकस करते हैं। ठीक है, अपने बिलीव्स में बहुत हद तक मानते हैं, तो उसकी तरफ हम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कंजर्वेटिव बनते जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हम किसकी बात करेंगे कि हम कैसे ना कैसे करके सिस्टम को सर्वाइव कराएं, तो हम स्टेटस को में रह जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रक्चरल फंक्शनल को क्रिटिसाइज किया जाता है। उसके अलावा नॉट एनालिसिस ऑफ पावर रिलेशन इन सोसाइटी। तो जब स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का हम यूज करते हैं तो हम सिर्फ फंक्शंस पे फोकस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम पावर रिलेशंस को एनालाइज नहीं करते उस स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसको उस बेसिस पे भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपने पावर रिलेशंस तो एनालाइज किया ही नहीं। फिर वेस्टर्न टाइप लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम को वो प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब कि जो स्ट्रक्चर फंक्शन एनालिसिस था ना, वो पूरा किस पे बेस्ड था, वेस्टर्न टाइप लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम पे बेस्ड था। तो हम इसको बाकी जगह पे इतना अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि डेवलपिंग सोसाइटीज में भी अगर हमें स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस का यूज करना है, ठीक है, तो हमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए इसी अप्रोच का यूज करना पड़ेगा, किसमें, डेवलपिंग सोसाइटीज में भी। बल्कि आपको भी पता है कि कुछ चीजें जो है पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अच्छी होती हैं, वही सेम चीज जो वेस्टर्न जो सिस्टम है, वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, उसमें वो हम अप्लाई करेंगे। जरूरी नहीं है वही आपको जो थ्योरी यहाँ पे सक्सेसफुल हुई वही थ्योरी किसी अंडर डेवलप कंट्री में भी सक्सेसफुल होगी, है ना। तो इसी पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस आपने वेस्टर्न टाइप लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में फॉलो किया तो वो डेवलपिंग सोसाइटीज में भी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए हेल्प करेगा, रेदर देन इनकरेजिंग देम टू बिल्ड देयर इंस्टीट्यूशन। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको अपने तरीके से उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अपना इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने देना चाहिए, ना कि सिर्फ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के बेसिस पे आप यूज करो या वेस्टर्न टाइप को फॉलो करो। नहीं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो आपके वहाँ पे सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से आप अपना इंस्टीट्यूशन बिल्ड करो। ठीक है, तो इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है। सो बात करते हैं कम्युनिकेशन थ्योरी की। कम्युनिकेशन थ्योरी दी थी कार्ल यूश ने, और इनकी फेमस बुक जो कि PYQ में है ना, नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, सो इनकी बुक याद रखना, नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि एक यूनिक बुक है तो आपको कोई ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्लस आपको पता है कि कम्युनिकेशन थ्योरी के जो फेमस थिंकर है वो कार्ल यूश है। प्लस ये बोलते हैं अगर आपको पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है तो आप मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और नर्वस सिस्टम, जो फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम है, उसका यूज़ करके समझ सकते हो। इनके यहाँ से भी PYQ आया हुआ है कि साइबरनेटिक्स
का जो टेक्निक है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो कार्ल ड्यूश ने इंट्रोड्यूस किया था साइबरनेटिक्स को। साइबरनेटिक्स क्या होता है? साइबरनेटिक्स कंप्यूटर में टर्म यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है साइंस ऑफ कम्युनिकेशन की, कि आप जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कम्युनिकेट करते हो या किसी मशीन के साथ भी कम्युनिकेट करते हो तो आप साइबरनेटिक्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, मशीन के साथ कम्युनिकेट करना सेंस जो उसके अंदर सिस्टम यूज होता है कि कैसे उसके थ्रू, जो कोडिंग के थ्रू कैसे कैसे उस पे मशीन के पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, फिर उसके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी और फिर मशीन वो कैसे वर्क करेगी। सेम गोज फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम कैसे कम्युनिकेट करें एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ, चाहे वो लिविंग हो या मशीन हो। और मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन करने का तरीका जो होता है साइबरनेटिक्स का तरीका, ये किसने दिया था? कार्ल ड्यूश ने दिया था। एंड उन्होंने यहाँ पे जो नर्व्स है, जो ये बोल रहे हैं नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, ये नर्व्स क्या बोल रहे हैं? वो नर्व्स होती हैं जैसे कि हमारे जो नर्व्स का काम होता है ना खून पहुंचाना, वैसे ही यहाँ पे जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं या जो चैनल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग होते हैं, ठीक है, उनको ये जो कार्ल ड्यूश है वो नर्व्स बोल रहे हैं। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए या स्टेटमेंट में तो आपको पता होना चाहिए, नर्व्स उनको उन्होंने मेटामॉर्फिकली यूज किया है कम्युनिकेशन चैनल्स के लिए और डिसीजन के लिए, कि जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। सो जो कार्ल ड्यूश उन्होंने कम्युनिकेशन थ्योरी को बोला था कि जो कम्युनिकेशन है वो एज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी है। जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ड्यूश ने जो प्रॉब्लम ऑफ स्टीयरिंग बताई थी यहाँ पे, ठीक है, कि अगर हमें सरकार की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ऑफ पावर नहीं है, वो प्रॉब्लम ऑफ स्टीयरिंग है। प्रॉब्लम ऑफ स्टीयरिंग का मतलब कि हम क्या, मतलब जो मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि हमें कैसे एक बात को दूसरी जगह पहुंचाना है। ठीक है, वे क्या होना चाहिए, उसका कोर्स ऑफ इस एक्टिविटी, कि कैसे हमने ये डिमांड आई, इसको हम कैसे कम्युनिकेट करें, किस तरीके से कम्युनिकेट करें कि यहाँ पे जाके वो पॉलिसी बन सके। ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम है। उसके अलावा वो बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स है, बहुत बड़ा नेटवर्क है कम्युनिकेशन चैनल्स का, अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्सेज के थ्रू डिमांड्स आती हैं। और ये जो कम्युनिकेशन चैनल का जो नेटवर्क है ये सेल्फ रेगुलेटिंग है, सेल्फ कंट्रोलिंग है। ठीक है, वो खुद को ही मतलब खुद ही रेगुलेट कर लेता है। ठीक है, ये जो चैनल्स होते हैं विच इवॉल्व्स इट्स ओन प्रोसेसेस एंड मैकेनिज्म। हर कम्युनिकेशन चैनल का अपना खुद का प्रोसेस होता है, खुद का मैकेनिज्म होता है, जिसके थ्रू वो एक्वायर करता है, एक्विजिशन यानी कि एक्वायर करता है, कलेक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है, या उस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करा जाए वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन से ही रिलेटेड है सब। कम्युनिकेशन में क्या काम है? बेसिकली आपका इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो उस इन्फॉर्मेशन को कैसे लेना है, कैसे कलेक्ट करना है, कैसे भेजना है, कैसे स्टोर करके रखना है, सिलेक्ट कैसे करना है कि हमको जो इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क पे डिसाइड होता है। और वो जो नेटवर्क होता है वो सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ कंट्रोलिंग होता है। कार्ल ड्यूश के अलावा जो दो थिंकर्स हमें और याद रखना है कम्युनिकेशन थ्योरी में, वो है मॉर्टन डेविस एंड वेगस ए लुइस। लुइस की जीन्स पहनते हो जैसे लुइस और डेविस लुइस। ठीक है, ऐसे याद रख लो कम्युनिकेशन थ्योरी के, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। सिर्फ नाम याद रखो और बाकी कुछ नहीं पढ़ना। प्लस इनकी जो है लेविस और ड्यूइस की मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है, सिर्फ याद रह जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अब प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या हो सकती है? पहली प्रॉब्लम ये हो सकती है, 3 कंटेक्स्ट हो सकते हैं उसके। तो विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम चल रही है। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है पॉलिटिकल सिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में, कि हाँ ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ये हमारा इन्वायरमेंट है, उसके आसपास की मतलब सिचुएशन जो चल रही है। ठीक है, अब एनवायरमेंट आप ट्रीज या फिर वाइल्ड लाइफ और ये सब मत सोचना, मैंने आपको पहले बता दिया था। देन कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में। एक पॉलिटिकल सिस्टम ये है, एक पॉलिटिकल सिस्टम ये है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैं आपको सिस्टम एनालिसिस ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है। तो इसके और इसके बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, देन इट एनालिसिस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग। अब ये 3 प्रॉब्लम्स हो गई। अब इसके अलावा और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के? पहला, द स्ट्रक्चर मेंट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रॉब्लम आपको पता चल गई, ये 3 प्रॉब्लम से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से आप ऐसे एक बार ही हम सिर्फ रीड कर लेते हैं। तो कौन कौन से कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स होते हैं? सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, चैनल्स यूज फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कि हमने कम्युनिकेशन के लिए कौन सा चैनल का यूज किया। ठीक है, फिर उसके बाद की रेट ऑफ फ्लो क्या था, अमाउंट ऑफ लैग गेन, ये सब आप पढ़ सकते हो, इजी है। देन प्रोसेस ऑफ स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर कैसे किया, फीडबैक मैकेनिज्म क्या था, किस चैनल के थ्रू फीडबैक्स आए, तो ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। आपके जो पेपर बना है उसमें कम्युनिकेशन चैप्टर है ना, उसी से रिलेटेड है सारा। देन कोड्स एंड लैंग्वेजेस अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या कोडिंग थी, क्या लैंग्वेज हमने यूज करी। ठीक है, लैंग्वेज यानी कि पूरा कंटेक्स्ट।
देन कंटेंट ऑफ मैसेज क्या था जो भेजा गया, ठीक है। तो कभी भी कम्युनिकेशन जो है एक स्मूथ प्रोसेस नहीं होता। कितनी बार हमको इस स्टेटमेंट फंसा देती है ये बोल के कि कम्युनिकेशन इज अ स्मूथ प्रोसेस, और हम सोचते हैं कि हाँ भाई स्मूथ होगा, बात ही तो पहुंचानी है, पर स्मूथ प्रोसेस नहीं है। जैसे जेम्स सी चार्ल्सवर्थ, जो चार्ल्सवर्थ है, ये भी इनका नाम भी आप याद रखना, कार्ल ड्यूश, डाइक्स और लुइस, देन जेम्स डेविस और लुइस, और इनका जेम्स सी चार्ल्सवर्थ, इन्होंने बोला था, डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन, उन्होंने कम्युनिकेशनल अप्रोच दिया था बेसिकली, और बोला कि उस कम्युनिकेशनल अप्रोच में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने दो चीजों के बीच में अंतर बताया, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन व्हाट गोज आउट फ्रॉम द सोर्स एंड व्हाट इज एग्जैक्टली रिसीव्ड एट द अदर एंड, ठीक है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन अप्रोच है वो किस पे एम्फेसाइज करता है, किस पे फोकस करता है, कि जो हमने कम्युनिकेशन भेजा, जिस सोर्स से भेजा, और क्या हमें अदर एंड पे एग्जैक्टली क्या मिला, क्योंकि कभी कभी आप जो इन्फॉर्मेशन भेजते हो बहुत डिस्टॉर्टेड होके बहुत सारे लोगों से पहुंच के फिर तीसरे बंदे के पास जाती है, तो अलग इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, राइट। ये तो आपको भी पता होगा, गलतफहमी वगैरह हो जाती है, ठीक है। या अगर आपको कभी टेक्निकल ग्लिच आ गया तो जो आपने टाइप किया था वो कुछ उल्टा सीधा हो गया और कुछ गलत पहुंच गया। देन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, इनकी बुक है जेम्स चार्ल्स वर्थ की, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस। तो चार्ल्स वर्थ की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। और डिस्टोर्शन कुड बी करेक्टेड अप्रोप्रिएटली, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी प्रिवेंटेड और मिनिमाइज्ड। अगर हम डिस्टॉर्शन जो हो रहा है उसको प्रिवेंट कर ले तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम रोक सकते हैं, बस सिंपल। देन पॉलिटिकल जो कम्युनिकेशन अप्रोच है वो किस चीज के लिए बेनिफिट क्या है उसके, तो बेनिफिट कहाँ होता है इसका, आपको यह कभी क्वेश्चन आ सकता है बेनिफिट और इसके प्रॉज एंड कॉन्स से रिलेटेड कम्युनिकेशन अप्रोच के। तो प्रॉज ये है कि बार्गेनिंग में हेल्प होती है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसीज को इवैल्यूएट करने में, पब्लिसिटी में, इम्पैक्ट ऑफ पब्लिसिटी को अगर हमें एस्टिमेट करना है कि कितना इम्पैक्ट पड़ा, प्रोपोगेंडा एज वेल एज फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ IR। देन किसमें हेल्प नहीं होती, कॉन्स क्या है, जो मैंने रेड से मार्क किया है वो कॉन्स है, यानी कि हम पावर स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं कर सकते इसकी वजह से, आइडियोलॉजीज को नहीं एनालाइज कर सकते, रिसोर्स एलोकेशन को कम्युनिकेशन थ्योरी एनालाइज नहीं कर सकती, वायलेंस, रेवोल्यूशन, इन सबको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कम्युनिकेशन थ्योरी के थ्रू, इसलिए लिमिटेड स्पेयर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, लिमिटेड है ये कम्युनिकेशन थ्योरी, अभी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। डिसीजन मेकिंग एनालिसिस पे आ जाता है कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, लास्ट अप्रोच। तो पॉलिटिक्स को हम ऐसा प्रोसेस देखते हैं, डिसीजन मेकिंग जो एनालिसिस है उसमें हम क्या समझते हैं कि पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें एक डिसीजन तक पहुंचने में हेल्प करता है। तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिसीजन तक पहुंचे, तो सिंपल सी बात है, वही क्या है, डिसीजन मेकिंग एनालिसिस, ठीक है, वही क्या है, हमारी पॉलिटिक्स, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। देन डेविड ईस्टन का जो ओरिजिनल मॉडल था जिसमें हमने आउटपुट पढ़े अभी थोड़ी देर पहले, उसमें हमने डिसीजन और एक्शंस बताए थे कि डिसीजन और एक्शन हमारे आउटपुट होते हैं, तो बस उसी को समझाया डिसीजन मेकिंग एनालिसिस ने। तो इसलिए क्योंकि हम ये जो अप्रोच है वो किससे रिलेटेड हुआ, फिर पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं डेविड ईस्टन की थ्योरी से ही ये अप्रोच इंस्पायर्ड है। बस दोज एरियाज ऑफ डिसीजन मेकिंग विच अफेक्ट पॉलिटिक्स, तो कौन कौन सी चीजें पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, कौन सा डिसीजन पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं, उसकी स्टडी हम इस एनालिसिस में करते हैं। और इसके जो है वैन डाइक जो है एक्सपोनेंट है, फेमस एक्सपोनेंट, और जिसके लिए वो बोलते हैं कि एवरी एक्टर इज अ डिसीजन मेकर। और इनकी जो बुक है वो याद रखनी है, पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफिकल एनालिसिस। ये मैंने आपको कम से कम 3 या 4 लेक्चर जो मैंने इससे पहले लिए थे सब में मैंने आपको ये बुक याद करवाई है, पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफिकल एनालिसिस, वैन डाइक की। वो हर कोई डिसीजन मेकर होता है, इवन जो वोटर है, जो डिसाइड कर रहा है कि किसको वोट देना है, वो भी डिसीजन मेकर है, एग्जीक्यूटिव भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेजिस्लेटिव भी डिसीजन मेकिंग करते हैं। मतलब हर एक्टर, चाहे वो हम हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का कोई बंदा हो, डिसीजन तो हर कोई लेता है, सिंपल, ये तो कॉमन सेंस है। देन अब हमें पढ़ना है यहाँ पे मेनली डिसीजन मेकिंग के क्या क्या फंक्शंस है या क्या क्या एलिमेंट्स है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, प्रोसेसेस एंड बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म एंड इट्स फंक्शनिंग, ठीक है। एंड इट ब्रॉडली इन्वॉल्व्स क्या क्या चीजें हैं, पहला डिसीजन मेकिंग में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इश्यूज ऑन विच द डिसीजंस आर मेड। तो हम पहले इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे हमें डिसीजन लेने की जरूरत है, स्ट्रक्चर्स के बारे में समझते हैं। देन एक्टर्स, जो डिसीजन मेकिंग में एक्टर्स इन्वॉल्व है उनकी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है, वो भी हम समझते हैं।
देन अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब एक डिसीजन को लेने के लिए कम से कम आपके पास 3-4 ऑल्टरनेटिव होते हैं आपके सामने, उनमें से आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव डिसाइड करना पड़ता है रैशनली, और फिर जाके आप अपना डिसीजन ले पाते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक चॉइस हुई और डिसीजन मिल गया, आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि क्या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब अलग अलग डायमेंशन से सोचना पड़ता है। तो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इसका पार्ट है। तो मतलब कभी आपको ऐसे आ जाए क्वेश्चन और 3-4 स्टेटमेंट हो, तो आप इजीली ऑड वन आउट कर सकते हो कि ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट है और ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं है। इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बस एक बारी रीड करा रही हूँ। देन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ डिसीजन मेकर्स। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, चूज करने में हेल्प करती है। उनके प्रेफरेंसेस डिपेंड करते हैं, उनकी यूटिलिटीज अटैच टू ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। यूटिलिटीज यानी कि हर एक ऑल्टरनेटिव का अपना एक प्रोज एंड कॉन होता है, ठीक है। आपके पास 4-5 अल्टरनेटिव है, इसका कोई बेनिफिट होगा, इसका कुछ नुकसान भी होगा। तो जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा और जिसमें सबसे कम नुकसान होगा, उस डिसीजन को लेते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो कौन कौन से फैक्टर हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स, वो हम कंसिडर करते हैं। देन डिसीजन मेकिंग में हम एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी देखते हैं, प्रेशर्स को या किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसकी भी स्टडी जो है डिसीजन मेकिंग एनालिसिस में की जाती है कि हमारे ऊपर किसी ने प्रेशर तो नहीं डाला वो डिसीजन लेने का, या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, क्या ऐसे कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस थे जिसने उस डिसीजन को बदल दिया। देन लास्ट द आउटकम ऑफ द डिसीजन इंक्लूडिंग इट्स पॉलिटिकल कॉस्ट। हम इसमें पॉलिटिकल कॉस्ट भी देखते हैं। और हमेशा जो डिसीजन मेकर होता है, जो डिसाइड कर रहा है, वो हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है। हम ये ऐसा मान के चलते हैं, अज्यूम करते हैं कि डिसीजन मेकर हमेशा रैशनल होगा, वो हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको पता है ना कि कितना हमें फायदा हो रहा है और कितना नुकसान, नफा और नुकसान हमें देखना होता है। तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि ऐसा डिसीजन लो जिसमें कम से कम नुकसान हो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, तो वो डिसीजन ही बेस्ट डिसीजन माना जाता है। ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं कि हर डिसीजन मेकर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है और अपने डिसीजन लेते टाइम मोस्ट एफिशिएंट और फिजिबल मीन्स का यूज करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। डिसीजन मेकिंग एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स भी हैं। ये तीन मॉडल्स हमें याद रखने हैं। पहला मॉडल है हेरोल्ड लासवेल और रिचर्ड सेंडर का, जिसमें वो बोलते हैं कि हमें वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है। वेरिएबल्स आपको पता है जो वेरी करते हैं, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। वेरिएबल जैसे मेल, फीमेल, या कभी किसी कंट्री भी वेरिएबल हो सकता है, कंट्री ए, कंट्री बी, ठीक है। दो कोई भी कैटेगरीज आपने ले ली, वो आपके 2 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। तो आपको वेरिएबल से आइडेंटिफाई करें कि मेरे को डिसीजन जो लेना है उसमें कौन कौन से 2 वेरिएबल इंक्लूडेड है, मतलब ऐसे 2 वेरिएबल जिनका उस डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेल है, अगर मैं डिसीजन लूंगा तो मेल को 50% फायदा होगा, और अगर मैं ये डिसीजन लूंगा तो फीमेल को 70% फायदा होगा। तो ये 2 मेरे वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो डिसीजन लेते वक्त हम जिन वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो ये होगा हमारा पहला मॉडल। कौन सा मॉडल? जिसमें हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने का मॉडल लासवेल और सेंडर ने दिया था। दूसरा मॉडल बेस्ड होता है हमारी एनालॉजीज पे। एनालॉजीज का मतलब आपको पता है सिमिलैरिटी, ठीक है। तो डिसीजन लेते वक्त इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में आपस में कितनी सिमिलैरिटी है, ठीक है, वो पता लगाना। उस मॉडल पे जब हम वर्क करते हैं तो एनालॉजी मॉडल हो सकता है। तो एनालॉजी मॉडल भी हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में कि हम एक बार सिमिलैरिटी चेक कर लें कि इकोनॉमिक में और पॉलिटिकल सिनेरियो में कितना सिमिलर है अगर हम ये डिसीजन लेंगे, ठीक है, कितना सिमिलैरिटीज है। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग नोशंस ऑफ मैक्सिमाइजिंग एडवांटेज फ्रॉम द डिसीजन, कि हमें एक ऐसा डिसीजन ले जिसमें सबसे ज्यादा डिसीजन मैक्सिमाइज हो। और इसका जो एनालॉजी मॉडल है वो एंथनी डाउन्स, जेएम बुचानन और जी टुलॉक ने दिया था। तो ये भी तीनों थिंकर याद रखना डिसीजन मेकिंग थ्योरी से बिलोंग करते हैं। तीसरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेम थ्योरी। गेम थ्योरी हमारी न्यूमैन ने दी थी, ये कितनी बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपको याद होंगे न्यूमैन। एंड डिसीजन मेकिंग गेम थ्योरी सिर्फ इतनी सी कहती है कि जो बंदे हैं, जैसे इसमें जो फेमस एग्जांपल होता है कार का, कि आपको कार को फुल स्पीड से चलाना है, एक बंदा इधर से आएगा, एक बंदा इधर से आएगा, जिसने पहले कार रोक दी वो हार जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों को डिसाइड करना होता है इस गेम थ्योरी में कि मैं इधर से बहुत तेज लेकर आ रहा हूँ कार, तो अपना क्या करते हो, रेशनैलिटी अप्लाई करते हो और मैक्सिमम एडवांटेज तक पहुंचने की कोशिश करते हो, किसमें, अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या बार्गेन। तो अगर दोनों ही रैशनल होंगे तो दोनों ही एक दूसरे से टक्कर होने से पहले यहाँ पे कार रोक देंगे। और अगर एक में कुछ ज्यादा ही जुनूनियत हो गई कि नहीं मेरे को तो जीतना है, मैं तो कार रोकूंगा ही नहीं, मेरी तो मतलब ईगो पे आ गई है, तो भाई वो मरेगा, सीधा सीधा वो जाएगा और सामने वाले को भी ले मरेगा।
तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं गेम थ्योरी, कि ऐसे बार्गेन करो एक दूसरे के साथ। कंफ्लिक्ट की जब सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो रैशनैलिटी का यूज करके हमें ऐसी ऑप्शन, ऐसा डिसीजन लेना है कि जिसमें हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम एडवांटेज हो। ठीक है, गेम थ्योरी यहाँ पे मैंने आपको ये कोई स्पेलिंग शायद चेक कर लेना, गलत ना हो, न्यूमैन गेम थ्योरी के। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग लेते टाइम हम कौन कौन सी थ्योरी में डिसीजन मेकिंग एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी के फील्ड में यूज हो सकता है, सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, इन सब में हम इस अप्रोच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बस और एक बारी लास्ट में कि कम्युनिकेशन का रोल जो है डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने कुछ हाईलाइट नहीं किया। एंड दिस इज ओवर। तो हमने चारों अप्रोचेस कर लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई नो लेक्चर बहुत लंबा हो गया था, बट स्टिल मुझे आज कैसे भी ख़त्म करवाना था, तो सॉरी फॉर दैट। ताकि हम अब कल से अब नया लेक्चर शुरू करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, सो बाय बाय।